जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि हम लोगों ने मैचिंग कॉन्सेप्ट तक क्लियर कर चुका था ना। अब हमको पढ़ना है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के माध्यम से, मतलब यहाँ से पढ़ना है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट से। देखिए कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न्ड रेवेन्यू को इनकम मार करके बिजनेस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में हमको इनकम रिसीव हो। जैसे आज की डेट में हमको मनी रिसीव हो रहा है, आज की डेट में हमको इनकम रिसीव हो रहा है, तो आज ही के डेट में उसको कंसीडर किया जाएगा, उनको टाइप किया जाएगा। और कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अनअर्न्ड रेवेन्यू को इनकम मान करके और बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अनअर्न्ड रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान के चलिए कि कोई अभी इनकम प्राप्त हमको होने वाला हो, उसको अब ऐसा नहीं कि उसी को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं। जो हमको रिकॉर्ड मतलब जो हमको रिसीव हो चुका है मनी, जो हमको इनकम रिसीव हो चुका हो और जिस डेट में हमको रिसीव हुआ होगा उसी डेट में हम उसको मेंशन करेंगे। अगर कोई ऐसा मनी है जो हमको प्राप्त होने वाला है, ऐसे मनी को हम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में और रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो हमको रिसीव हुआ होगा बस वही मनी हम रिकॉर्ड करेंगे। जो हमको रिसीव होने वाला है, जब रिसीव हो जाएगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, होने वाले को अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब चलिए इसके बाद से कह रहा है कि लीगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है? तो कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट एक लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड और स्टेटमेंट एक लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, अर्थात उसको जो है आसानी तरीके से हम लॉ में निर्धारित नियम के अनुसार हम उसको दिखा सकें। इस तरीके से हमारा ये क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा डेटा होना चाहिए, पूरा हमारे जो है अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब हमारे अकाउंटिंग के अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड मैंने तैयार किया है और जो भी स्टेटमेंट मैंने तैयार किया है वो लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए, जिससे कि अगर हम उसको लॉ में भी निर्धारित समय निर्धारित नियम के अनुसार अगर हम चेक करें तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा हमारा रिक्वायरमेंट क्या हो, सही हो, फर्जी ना हो। अगला आता है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर। कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को अर्न जनरेट होने पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए, न कि रेवेन्यू प्राप्त होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। अर्थात ट्रांजैक्शन को इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक्सपेंस यानी कि खर्च होने पर रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपको किसी से 10,000 रुपया पाना है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि 10,000 रुपया किसी को मतलब किसी से आपको पाना है, तो जब वो दे तभी तो पैसा आपका होगा ना। अभी तक वो दिया नहीं तो पैसा उसी का है, मतलब वो देने वाला है। अगर जब दे देगा तभी आप उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब ये नहीं कि देने वाला है तो उसको हम पहले ही रिकॉर्ड कर दें कि मतलब वो पैसा हमको दे दिया है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब वो पैसा देगा तभी आपका होगा, तब जब वो मिल जाएगा तभी जाकर के हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसी तरीके से कह रहा है कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पे, जैसे एक्सपेंस होने पर हम कह रहा है कि ठीक इसी प्रकार एक्सपेंस होने पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि एक्सपेंस का पेमेंट करने पर। मतलब आपने कितना रुपया एक्सपेंस कर दिया, आपने कितने रुपए स्टाफ को सैलरी दिया, कितना रुपया आपने भाड़ा पेड किया, कितना रुपया आपने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दिया, कितना रुपया आपने मजदूरी दिया, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब हमारे बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। स्टेशनरी में आपने कितना एक्सपेंस किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कितना पेड कर दिया, ये सारे जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस करिए और तत्काल रिकॉर्ड करते जाइए। अब ये नहीं कि एक्सपेंस का मैंने पेमेंट कर दिया तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, डायरेक्टली आप उसको दिए और डायरेक्टली आप उसको क्या करिए, उसको नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि अगर पूरे टैली में, पूरे बुक्स में अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के प्रकार। अकाउंट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है आपका पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत।
और अकाउंट का मतलब होता है खाता, व्यक्तिगत खाता। और सेकंड आपका आता है रियल अकाउंट, इसका नाम होता है वास्तविक खाता। और तीसरा आता है आपका नॉमिनल अकाउंट, इसका मतलब होता है नाम मात्र का खाता। ये तीन प्रकार के अकाउंट आपके होते हैं, और यही तीन अकाउंट को मान करके और तब जाकर के आपको अपनी टैली के बुक में सारे के सारे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करना होता है। क्योंकि अगर ये तीन अकाउंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर ये तीन जो है ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया, तीन अकाउंट अगर आपको समझ में नहीं आया, तो टैली के किसी भी ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टैली के ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करें, लेकिन इसके पहले जरूरी है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट को हम समझें। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट। क्या लिखा है? पर्सनल अकाउंट। इसका नाम होता है व्यक्तिगत खाता। इसमें बताया जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। और कह रहा है कि यह अकाउंट किसी नेचुरल पर्सन का, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। किसी फर्म का भी हो सकता है और किसी कंपनी का भी हो सकता है, और इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के नाम से भी हो सकता है। पर्सन नेम दिया है ना, पर्सन का इंडिविजुअल भी हो सकता है। और कह रहा है यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, कुछ भी प्राप्त करता है, तो वह रिसीवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्राप्तकर्ता को रिसीवर बोला जाता है। रिसीव करता है, प्राप्त करता है, तो उसको रिसीवर कहलाएगा। और बिजनेस में उसका अकाउंट हमारा क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। और कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, अगर एक व्यक्ति हमारे बिजनेस में कुछ देता है, तब बिजनेस को गिवर बोला जाएगा, और उस बिजनेस का अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पर्सनल अकाउंट है, इसमें किसी नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल, किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। मतलब इसमें खाते जो बनाए जाते हैं, किसी कंपनी का खाता बनाया जाता है, किसी फर्म का खाता बनाया जाता है, इंडिविजुअल किसी पर्सन का भी खाता बनाया जाता है। जैसे राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, राजन अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, ये सब एक प्रकार के नाम में आ जाएंगे, पर्सन नेम में आ जाएंगे। फर्म में क्या होता है? तो जैसे आरके ट्रेडर्स हो गया, एसके ट्रेडर्स हो गया, समझ में आ रहा है ना? एसके ट्रेडर्स हो गया, ये सब हमारे फर्म में आते हैं। इस प्रकार के भी अकाउंट को हम समझेंगे। किस प्रकार का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कंपनी अकाउंट का मतलब एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है, डील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है। तो ऐसे अगर आपको डेटा मिलता है तो इसको भी हम रखेंगे किसके अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर हुआ? अगर नाम से संबंधित कोई भी नाम आप टाइप कर लीजिए, अगर कोई भी नाम के आगे अगर आप अकाउंट लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा अकाउंट? कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिया है नेचुरल पर्सन, यानी कि किसी पर्सन का नाम आया, तो ये पर्सनल अकाउंट में आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है? इसी तरीके से जैसे फर्म के बारे में लिखा है ना, तो फर्म का नाम जैसे आरके ट्रेडर्स एक प्रकार का फर्म हो जाएगा। आरके ट्रेडर्स एक प्रकार का क्या हो जाएगा? फर्म हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा किसके अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। एसके ट्रेडर्स हो गया, आरके ट्रेडर्स हो गया, सीके ट्रेडर्स हो गया, बीके ट्रेडर्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स का नाम होता है। ये हमारे क्या होते हैं? फर्म होते हैं। और वैसे ही आप अगर आता है, जैसे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैंने टाइप कर दिया, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैंने टाइप कर दिया, या फिर एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैंने टाइप कर दिया, ये सब हमारे क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर मान के चलिए कि सोहन जो आपने नाम लिखा है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसको हम पर्सनल बोल सकते हैं, लेकिन आरके ट्रेडर्स किस प्रकार से पर्सनल अकाउंट हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन बनती है ना। तो देखिए, जैसे आरके ट्रेडर्स के बारे में अगर बात किया जाए, तो क्या फर्म का कोई मालिक होगा? होगा कि नहीं होगा? मालिक होगा। तो मालिक होगा मतलब एक पर्सन है, पर्सन से ही आपके आरके ट्रेडर्स जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं।
क्यों? क्योंकि आपको बताया गया कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस में जो पूंजी लगाता है उसी को हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, उसी को हम मालिक बोलते हैं। तो बिजनेस का मालिक होगा, नाम से संबंधित होगा, उसका कुछ नाम होगा, इसलिए हम उसको पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं। अगला क्या दिया है? एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कोई मैनेजर होगा, कोई मालिक होगा। इसी तरीके से डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कोई मालिक होगा, या एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी कोई मालिक होगा। तो इसलिए इसमें नाम जुड़ा हुआ है किसी व्यक्ति का, यानी कि इसका कोई प्रोप्राइटर है, कोई मालिक है, इसलिए हम इसको प्रोप्राइटर या मालिक को हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ये भी आएगा किसके अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। क्योंकि इसमें तो नाम स्पष्ट आपको दे दिया जा रहा है, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, ऐसे सब नाम आ जाएगा। लेकिन आरके ट्रेडर्स एक प्रकार की फर्म है, उस फर्म का कोई मालिक है। एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है, उस कंपनी का कोई मालिक है। डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्रकार की कंपनी है, उस कंपनी का कोई मालिक है। तो मालिक है, तो मालिक एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, इसलिए हम उसको पर्सनल अकाउंट में बोल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये है कि पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, तो प्राप्तकर्ता को हम बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं? रिसीवर। तो क्या रिसीवर वाले को हम पाने वाला बोल सकते हैं? बोलिए, रिसीवर को हम पाने वाला बोल सकते हैं ना? तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अगर पाने वाला है तो पाने वाले का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? पाने वाला, पाने वाला है तो रिसीवर है, और रिसीवर का अकाउंट क्या होता है? इसमें लिखा भी है, रिसीवर एनीथिंग टू रिसीवर कहलाएगा, और बिजनेस में उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट हो जाएगा। इसलिए पाने वाला है तो इसको हम डेबिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेबिट बोलेंगे। लेकिन एक शब्दों में इसको बोले तो इसको हम रिसीवर बोल सकते हैं। बोलिए, सही है कि गलत है? सही है ना? अगर पाने वाला है तो हिंदी में तो पाने वाला बोलेंगे, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको हम रिसीवर बोल सकते हैं, क्योंकि उसको प्राप्त करता है। अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट बोलेंगे, अगर गिवर है तब क्या बोलेंगे? गिवर है तो क्या बोलेंगे? गिवर है तो गिवर का मतलब देने वाला, अगर देने वाला है तो उसको हम क्रेडिट बोल सकते हैं। हाँ 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 प्रॉफिट हो रहा है, तो मानिए हम 10 लाख लगाए हैं, हाँ 15 लाख मिल रहा है, 5 लाख तो मिल रहा है ना, फायदा प्रॉफिट, तो डेबिट में चूंकि आ रहा है ना, रिसीव हो रहा है ना। हाँ, वो चूंकि संपत्ति है, अभी पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, अभी क्लियर हो जाएगा। वो संपत्ति है, जो कैश हमारे व्यापार में आ रहा है, संपत्ति आ रही है ना, तो जब संपत्ति हमारे व्यापार में आ जाता है तो डेबिट हो जाता है। अब चलिए इसके बारे में बता रहे हैं। ये तो इतना समझ में आया ना कि अगर पाने वाला है तो डेबिट हो जाएगा, और देने वाला है तो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए इसमें बैंक अकाउंट भी आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने आपको बताना भूल गया था, इसमें बैंक अकाउंट भी आता है आपका। बैंक अकाउंट जैसे पीएनबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, ठीक है, ये सारे बैंक अकाउंट हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। क्यों? अरे किसी व्यक्ति का ही तो खाता होगा, किसी पर्सन का ही तो खाता है, तो बैंक में खाता है, किसी पर्सन से जुड़ा है, तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास 10,000 रुपया था और मैंने बैंक में ले जाकर के मैंने क्या कर दिया? जमा कर दिया, तो बैंक पाने वाला हुआ ना। तो बैंक पाने वाला है तो पाने वाले को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रिसीवर है तो डेबिट कर देंगे, और हम क्या हो गए? हम देने वाले हो गए तो हम क्रेडिट हो गए। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपको केवल बताया अभी पर्सनल अकाउंट के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा? तो पाने वाला है तो डेबिट, और देने वाला है तो क्रेडिट। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। जैसे मान के चलिए कि हम अपने बैंक में गए, और बैंक से मैंने 10,000 रुपया प्राप्त किया, तो कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा? बैंक वाला क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक दे रहा है और हम पा रहे हैं, तो हम डेबिट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये आपका पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है रियल अकाउंट। रियल का मतलब मैंने अभी आपको बताया, रियल का मतलब वास्तविक खाता। अब देखिए रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता। इसमें लिखा भी है कि इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट्स से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? एसेट्स से संबंधित होते हैं। और यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और अगर व्यापार से जाता है तो उसको हम क्रेडिट कहते हैं। आप इतना समझिए कि अगर आपके व्यापार में एसेट्स आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर व्यापार से एसेट्स जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे।
और इसमें मात्र एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। तो किस प्रकार के ऑप्शन को किस प्रकार को हम एसेट्स बोल सकते हैं? जैसे कैश भी एक प्रकार का एसेट्स है, कंप्यूटर भी एक प्रकार का एसेट्स है, मॉनिटर भी एक प्रकार का एसेट्स है, लैपटॉप भी एक प्रकार का एसेट्स है, सीपीयू भी एक प्रकार का एसेट्स है, इटसेट्रा बहुत सारा हम आइटम बोल सकते हैं जो हमारे एसेट्स के अंतर्गत आता है। और एसेट्स है क्या? वे सभी स्थायी या अस्थायी वस्तुएं जो हमारी व्यापार को चलाने में मदद करती है, वही एसेट्स कहलाती है। तो इसमें किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा? तो अगर हमारे व्यापार में एसेट्स आता है तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर हमारे व्यापार से एसेट्स जाता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे 10,000 रुपए से कैश से हमने कंप्यूटर परचेज किया, ठीक है ना? परचेज कंप्यूटर ऑन कैश 10,000, मतलब 10,000 रुपए से मैंने परचेज किया क्या? कंप्यूटर। तो अगर कंप्यूटर हम परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर को पाने के लिए एक्सपेंस क्या कर रहे हैं? पैसा। तो पैसा जा रहा है, तो चूंकि कैश भी एक प्रकार का रियल अकाउंट है, सॉरी कैश भी एक प्रकार का एसेट्स है और कंप्यूटर भी एक प्रकार का एसेट्स है, दोनों जब एसेट्स है तो हम दोनों में ये चेक करेंगे कि हमारे व्यापार में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो हमारे व्यापार में कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा रहा है। तो हमारे व्यापार में कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर को हम डेबिट कर देंगे, और हमारे व्यापार से कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ? अगर हमारे व्यापार में कैश आ रहा है तो डेबिट, अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो बस इस ट्रांजेक्शन में ही समझेंगे, हमारे व्यापार में कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर को डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। कैश जा रहा है तो क्रेडिट का, हाँ ठीक है ना? तो हम लोग का जो खाता होता है ना, तो हम किसी को पे करते हैं तो दिखाता है कि आपके खाते में से डेबिट हुआ इतना अमाउंट। नहीं, वो बैंक का रूल इसमें नहीं काम करेगा। इसमें ना ना ना, बैंक वाला अलग है। अलग है ना? हाँ, वही बैंक वाला अलग है। जैसे कोई देता है अरे जैसे क्या होता है, अगर हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो डेबिट होता है ना, डेबिट का मैसेज आता है, लेकिन हम तो क्रेडिट हुए ना, हम तो क्रेडिट हुए, लेकिन बैंक अपने तरफ से भेजता है कि हम क्या हो गए? डेबिट में हो गए आपको पैसा दे करके, लेकिन आप क्रेडिट हो गए पा करके पैसा। समझ में आया? अब चलिए, यहाँ पे रियल अकाउंट के बारे में दिया है कि इसमें मात्र एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। अगर हमारे व्यापार में एसेट्स आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, अगर हमारे व्यापार से एसेट्स जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए, तीसरा ऑप्शन दिया है नॉमिनल अकाउंट। क्या दिया? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र का खाता, और इसमें लिखा भी है कि ये अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस इनकम गेन लॉस से संबंधित होता है, और यदि बिजनेस को चलाने यानी कि रन मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है, मतलब खर्चा होता है, तो उस एक्सपेंस का अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। और यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट्स से इनकम होती है तो उस इनकम का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है। ओवरऑल आप इतना समझिए कि आपके बिजनेस में जो भी एक्सपेंस होगा, क्या होगा? जो भी एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस का अकाउंट हमारा डेबिट होता है। किस रूल के हिसाब से? नॉमिनल रूल के हिसाब से। अगर वही इनकम होता है तो इनकम को तो हम प्रॉफिट भी तो बोल सकते हैं, इनकम है या प्रॉफिट है उसको हम क्रेडिट बोलेंगे, और अगर एक्सपेंस है या लॉस है उसको हम डेबिट बोलेंगे। क्या बिजनेस व्यापार के लिए जरूरी है कि नहीं है? अगर हमारे व्यापार में प्रॉफिट होगा तो क्या लॉस नहीं होगा? तो अगर हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है तो नॉमिनल रूल के हिसाब से हम उसको क्रेडिट करेंगे, अगर हमारे व्यापार में लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो नॉमिनल रूल के हिसाब से हम उसको डेबिट करेंगे। इन तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में मैं नोट करवा दे रहा हूँ। चलिए, ये हम लोगों ने समझा पर्सनल अकाउंट के बारे में, रियल अकाउंट के बारे में और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, अब हम समझते हैं, इसमें चार्ट भी दिया है, इस चार्ट के भी बारे में आपको समझना होगा, जैसे कि किस प्रकार का अकाउंट आप किस में रखेंगे ये भी तो जानकारी होना चाहिए ना। जैसे पता ये चले कि रियल अकाउंट का है तो आप उसको पर्सनल अकाउंट में तो रख लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम अकाउंट को कैसे पहचानेंगे कि किस प्रकार का अकाउंट किस में जाएगा? तो इसमें देखिए, इसमें लिखा भी है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। इसमें पहला आपका पर्सनल अकाउंट लिखा है, व्यक्तिगत खाता, इसके बाद से रियल अकाउंट लिखा है, एसेट्स अकाउंट, और तीसरा लिखा है नॉमिनल अकाउंट, इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए, अगर आपके ट्रांजेक्शन में अगर किसी पर्सन का नाम आता है, जैसे रहीम अकाउंट,
रमेश अकाउंट, राजन अकाउंट, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, तो वो किस प्रकार का अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का खाता दिया हुआ है, किसी पर्सन का खाता दिया हुआ है। अगला दिया है इंस्टीट्यूट का खाता, अगर किसी इंस्टीट्यूट का भी खाता है तो वो भी आएगा किसके अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट भी कोई खोला है तो उसका कोई प्रोप्राइटर होगा। अगला क्या आता है? फर्म अकाउंट, जैसे किसी फर्म का खाता, जैसे अमित ट्रेडर्स दिया, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसी तरीके से किसी कंपनी का खाता, जैसे एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिया है, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिया है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिया है, ऐसे ही कंपनी का नाम आएगा, ये भी आएगा किसके अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। बैंक का खाता किसके अंतर्गत आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब। कैपिटल अकाउंट किसके अंतर्गत आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि कैपिटल लगाने का काम करता कौन है? मालिक करता है, तो मालिक लगा रहा है, पर्सन है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम रखेंगे किसके अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग मतलब निजी खर्च, व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाले निजी खर्च को ड्राइंग बोलते हैं, इसलिए ड्राइंग अकाउंट को भी रखेंगे किसके अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। ये इसमें काट लीजिएगा, ये गलत से आ चुका है, प्लस अकाउंट इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये काट लीजिएगा। इतने सारे अकाउंट अगर हम कहीं पर भी अगर हमको मिलता है तो हम ये समझेंगे कि आएगा किसके अंतर्गत? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और देखिए इसमें दिया भी है, पर्सनल अकाउंट के बारे में यहाँ पे दिया भी है कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट किया जाएगा। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले अभी जो मैंने आपको लिखवाया है इसमें बता भी रहा है, पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्रेडिट बोला जाता है। देने वाले का मतलब गिवर, अगर गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर रिसीवर है पाने वाला है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो ये केवल आपका पर्सनल अकाउंट है जो कि आपको मैंने आपको बताया। अब चलिए, अब हम कैसे पता करेंगे रियल अकाउंट के बारे में? तो देखिए रियल अकाउंट को पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि इसमें केवल एसेट्स से ही संबंधित खाते बनाए जाते हैं। जैसे लैंड अकाउंट एसेट्स है, बिल्डिंग अकाउंट है भी एक प्रकार का एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट है भी एसेट्स है, कंप्यूटर अकाउंट है भी एसेट्स है, मशीनरी अकाउंट है भी एसेट्स है, कैश अकाउंट है भी एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है भी क्या है हमारा? एसेट्स है, और प्लस व्हीकल अकाउंट, ये सारे के सारे हमारे एसेट्स के ही अंतर्गत आते हैं। और इसमें लिखा भी है कि जो धन वस्तु व्यापार में आता है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो धन वस्तु व्यापार से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। समझ में आया? अब हमारे तीसरे अकाउंट आते हैं जो नॉमिनल अकाउंट के नाम से जाने जाते हैं। इसमें मात्र 4 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित खाते बनाए जाते हैं, जिसमें लॉस और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? सैलरी अकाउंट, हम किसी को सैलरी देंगे तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? एक्सपेंस होगा तो डेबिट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, प्रचार प्रसार का खाता, ये भी हमारा डेबिट में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि खर्चा है ये। और तीसरा क्या दिया है? रेंट अकाउंट, जैसे रेंट अकाउंट का मतलब जैसे रेंट, रेंट अकाउंट भी एक प्रकार का डेबिट होगा, अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम होगा, अगर रेंट पेड हो रहा है तो एक्सपेंस हो जाएगा। वेजेस से पेड, वेजेस अकाउंट मतलब मजदूरी दिया, तो मजदूरी दे रहे हैं तो खर्चा हो रहा है ना, वो हमारा डेबिट हो जाएगा। पोस्टेज अकाउंट, डाक खर्च का खाता, ये भी एक प्रकार का डेबिट हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे आता है आपका इंटरेस्ट अकाउंट, अगर इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो रिसीव हो रहा है, जब रिसीव हो रहा है तो इनकम हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट पेड करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। अगला दिया है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। अगर हम किसी चीज को बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा ना, तो हम इनकम इनकम होगा ना, और कोई चीज हम खरीदेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो परचेज को डेबिट किया जाता है और सेल्स को क्रेडिट किया जाता है। अगला लिखा हुआ है कमीशन अकाउंट, कमीशन मिल भी सकता है, कमीशन दे भी सकते हैं, कमीशन पेड भी हो सकता है, कमीशन रिसीव भी हो सकता है। और चूंकि इसमें लिखा भी है कि व्यय और हानि को डेबिट किया जाता है और आय और लाभ को क्रेडिट किया जाता है, मतलब इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाएगा, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट किया जाएगा। इसको आप लोग घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है?